Hello everybody, very good evening to all of you, and I hope you all are enjoying the study from your home. So welcome back again in physics class in which we are studying of gravitation. और स्टूडेंट लास्ट टर्म पे हम लोग ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है और उसको कोई एक सर्टेन सेपरेशन पे रखते हैं तो उसमें उस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो होती है Gm/r। और इसी ऑर्डर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ या ऑन अर्थ हम लोगों ने सीखा था कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से या अर्थ सरफेस पर रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसमें से एक उसी से रिलेटेड टॉपिक हम लोग का है इसके वेलोसिटी, उसको पढ़ते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है पोटेंशियल एनर्जी का। और जबकि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म सीखा था, हमने कहा था कि अगर दो मास है, यहाँ पर एक मास m1 है और एक मास m2 है, इसके बीच अगर सेपरेशन r है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होता है कैपिटल G m1 m2/r। सपोज इसमें से कोई एक अर्थ होता तो वहाँ पे मास ऑफ अर्थ ले लेते। तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सीखा था और बेसिकली उसको डिफाइन भी किया था। फिर 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल या जितने भी पार्टिकल होंगे उन सब की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोगों ने लास्ट टर्म तक किया था। उसी में एक टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर अर्थ सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक रेंज के बाद वो फिर से अर्थ सरफेस पे आके हिट करता है या वापस आ जाता है। अगर हम उसको थोड़ा और ज़्यादा स्पीड से फेंकें तो थोड़ा और रेंज कवर करेगा, या अगर हम सरफेस से नॉर्मली फेंकें तो उसी पॉइंट पर आके गिरेगा। जितना स्पीड इसको यहाँ पर दिया जाएगा अर्थ सरफेस पर, जितना ज़्यादा उसको स्पीड देंगे, वेलोसिटी देंगे, उतना हाई जाएगा या उतना हाइट कवर करेगा और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, वापस आता है। दिस इज द फिनोमिना व्हाट वी ऑब्जर्व ऑन अर्थ सरफेस। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो विद सच अ स्पीड so it never come back on earth surface. What happened with that object if this thing is happening? Basically this object which has got some sufficient amount of speed so as to it crosses the earth gravitational field, so it never come back again in the at the earth surface, yeah, in the gravity of earth. Such speed is called escape speed या escape velocity। किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इतनी स्पीड दिया जाए, इतनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो अर्थ ग्रेविटी को ओवरकम कर जाए, और अर्थ ग्रेविटी को जब ओवरकम कर जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। इसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। प्रिसाइज डेफिनेशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस सो एज टू इट जस्ट सफिशिएंट ओवरकम द अर्थ ग्रेविटी या अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो हम लोग उस पे देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होता कितना है, क्या इसका एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे बात करते हैं, हम मानते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ है ये, और यहाँ से इसका रेडियस कुछ r मानते हैं। r की वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है। यहीं पर एक ऑब्जेक्ट है और इसको इस स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया कि ये ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटी को ओवरकम कर गया या इन्फिनिटी पर चला गया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर अर्थ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहे थे, वो ई भी 0 हो जा रही है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ पे 0 हो जा रही है।
इतनी स्पीड इसको दे दी गई, और वो स्पीड मान लेते हैं क्या दी गई है, v सबस्क्रिप्ट e दिया गया है, एस्केप वेलोसिटी दी गई है। और इस एस्केप वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया है, और यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ की ग्रेविटी 0 है, और फिर अब ये वापस नहीं आता। उसी स्पीड को, जिस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से फेंकने पर फिर से वो अर्थ सरफेस में नहीं आता, या अर्थ ग्रेविटी को जस्ट ओवरकम कर जाता है, वो अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी होती है। हर प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग आएगी, उसके मास और उसकी डेंसिटी पर बिलोंग करेगा। हाँ, एक चीज ये होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास कोई रोल नहीं प्ले करेगा इसमें एस्केप वेलोसिटी में। तो हम लोग पहले तो देखते हैं कि होगा कितना, जबकि हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पर है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये जो इन्फिनिटी है ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ की जो टोटल एनर्जी होगी, यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इस बीच जो एयर और फ्रिक्शन वगैरह है उसको हम नेग्लेक्ट मानते हैं, तो ये एजम्पशन पहले मान के चलेंगे अर्थ जो एयर ड्रैग है या एयर फ्रिक्शन नेग्लेजिबल मानेंगे। एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेजिबल। या यूं कह सकते हैं कि इसमें और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कहेंगे कि टोटल एनर्जी एट ए पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और क्योंकि इसको वी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, तो वी स्पीड से उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी मतलब पीई प्लस केई। ये इक्वल टू हो जाएगी टोटल एनर्जी, या ई टोटल ही लिख देते हैं, एट इन्फिनिटी। ये दोनों बातें हम लोग करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट हमने पहले बताया था कि सरफेस पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किया था, और ये आएगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ एम ई लिखता हूं। इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम है, इंटू एम बाई डिस्टेंस ऑफ सरफेस आर, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, प्लस हाफ के ई कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड भी 0 है, और ग्रेविटेशन फील्ड 0 है, तो वहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और हमने डेफिनेशन में ही कहा है कि द वेलोसिटी गिवन ऑन एन ऑब्जेक्ट सो एज टू इट जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब यहाँ पर पहुँचते पहुँचे उसकी स्पीड भी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी पर दोनों एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम स्मॉल एम इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम को एम से कैंसिल किया जा सकता है, वी ई इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ से इसके वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर करेंगे तो आ जाएगा 2g मास ऑफ अर्थ बाई आर। इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, या यहाँ से इसके वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा रूट 2gme बाई आर। और सिंस हम लोगों ने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफाइन किया था, g इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, या यहाँ से हम लोगों ने एक टर्म कहा था कि gm की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ वैल्यू रखी जा सकती है कि gm की वैल्यू कितनी रखी जा सकती है, जी आर स्क्वायर। सो इसके वेलोसिटी यहाँ से हो जाएगा रूट 2gm की जगह पर जी आर स्क्वायर रखेंगे, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, रूट
2gr हो जाएगा। दोनों कांस्टेंट है। अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और r क्या होता है 6400 किलोमीटर, तो दोनों वैल्यू रखते हैं और इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ निकालते हैं। v इक्वल टू आ जाएगा √2, g की वैल्यू 9.8 और r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, इसको सॉल्व करने पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ सरफेस पर इसके वेलोसिटी एक कांस्टेंट है और वो कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम या ये वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दे देंगे तो वो अर्थ ग्रेविटी को ओवरकम कर जाएगा, फिर से अर्थ पर नहीं आएगा। अब इस इक्वेशन में हम देखें यहाँ या यहाँ कहीं पर इस ऑब्जेक्ट का मास इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे इसका कहीं पे मास नहीं है, इसमें कहीं पे मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड, सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इसके वेलोसिटी, चाहे वो लाइट बॉडी हो चाहे हैवी बॉडी हो, इसके वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। किसी भी बॉडी को अगर ये स्पीड दी जाएगी, ये वेलोसिटी दी जाएगी, ऑब्वियसली ये क्या करेगा अर्थ ग्रेविटी को ओवरकम कर जाएगा और फिर से वापस नहीं आएगा। ठीक, तो एक छोटा सा टर्म था एस्केप वेलोसिटी और उसकी वैल्यू याद रखोगे √2gr और उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसी में अगला टॉपिक है जो हमारा, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि मान लो कोई प्लेनेट है जिसमें अर्थ के कंपेयर में उसका मास कुछ ज़्यादा है, कुछ गुना है, या उसका रेडियस कुछ ज़्यादा गुना है, तो वहाँ पर इसके वेलोसिटी क्या होगी, तो उसी में कंपेयर करके कर सकते हो। इजी क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं और नेक्स्ट टर्म होगा इसके वेलोसिटी के बाद सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट हम लोग जानते भी हैं कि कुछ एक सैटेलाइट किसको कहते हैं या सैटेलाइट होते क्या हैं। तो जैसे प्लैनेट होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। उसी तरह से किसी प्लैनेट को जो रिवॉल्व करती है सेलेस्टियल बॉडी ये भी होती हैं, उनको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। और उसमें से जैसे मून है वो अर्थ का क्या है एक सैटेलाइट है, 27.3 डेज का उसका टाइम पीरियड होता है। तो सैटेलाइट, तो ये जो मून है वो क्या है नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होते हैं, पर्पसली उनको प्रोजेक्ट किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, इन सब के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो सैटेलाइट के लॉन्च करने में, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने में क्या क्या क्राइटेरिया होती है और सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं और इन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, उनके एप्लीकेशन क्या हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक इसको हम रफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सैटेलाइट। Object which revolve around a planet is called satellite और object which revolve around the earth is called earth satellite। जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो सैटेलाइट है। मून भी अर्थ को रिवॉल्व करता है और 27.3 डेज में वो एक चक्कर लगा लेता है, उसका टाइम पीरियड 27.3 डेज है। इसी बिहाफ पर कुछ सैटेलाइट ह्यूमन मेड है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं कुछ पर्पज से, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में यूज़ करने के लिए जो सैटेलाइट बनाए गए हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। एंड फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1957, स्पुतनिक फर्स्ट था। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ की तरफ से सैटेलाइट किए गए हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंट्री के अपने सैटेलाइट हैं
और उनका पर्पज़ यही है, वेदर ब्रॉडकास्टिंग हो गया या कम्युनिकेशन हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट के लॉन्च करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और किसको उसमें क्या मेन फैक्टर होते हैं, और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। लेटर विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। पहले तो हम सैटेलाइट में क्या क्राइटेरिया होती है सैटेलाइट की ये सीखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं ध्यान में। सपोज ये अर्थ सरफेस है जिसका रेडियस r है। एक हम लोग ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट हमने पढ़ा था। हम क्या देखते थे, हम देखते थे कि हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर देते थे। एक टाइम के बाद वो फिर से अर्थ सरफेस पे जाके हिट करता था, और जितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड उसको देते थे उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ती थी। अल्टीमेटली वो अर्थ ग्राउंड पर हिट करता था। कैसे, देखो सपोज ये h हाइट का एक टावर है, इस पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से थ्रो करते हैं v वेलोसिटी से। तो क्या होगा, ये v वेलोसिटी इसको देंगे, अगले ही सेकेंड इस पे ग्रेविटी लगेगी और ये आके यहाँ पर क्या करेगा, हिट कर जाएगा। ये इसकी रेंज होती थी। हमने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दी तो ये दूसरा पाथ फॉलो करेगा और यहाँ जाके हिट करेगा, रेंज थोड़ा बढ़ जाएगी। और स्पीड देंगे तो और इसकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ेगी और फिर से वो क्या करेगा, हिट करेगा। ये नॉर्मल थिंग है जो कि हम लोगों ने मोशन इन प्लेन में सीखा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ अर्थ ग्राउंड पे हिट करता है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड या वेलोसिटी डिपेंड करती है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। जितना ज़्यादा स्पीड से उसको थ्रो करेंगे उतना ज़्यादा उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। बट अल्टीमेट होता क्या है, वो फ्री फॉल की कंडीशन में आता है और अर्थ सरफेस को हिट कर देता है, अर्थ सरफेस पर कहीं पे जाके हिट करता है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन इफ हॉरिजॉन्टल स्पीड इज सच अ वे in that object obviously in the condition of free fall, but it never hit the ground. It start revolving the earth. That speed, that particular speed required to project a satellite on earth gravity, या कह सकते हैं अर्थ के अराउंड द अर्थ। एक अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए सैटेलाइट को एक मिनिमम स्पीड देनी होगी, जिस स्पीड से वो ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता हुआ हिट नहीं करेगा बल्कि इसको रिवॉल्व करने लगेगा। सपोज इसके बाद की एक सिचुएशन ये है कि अब इसको अगर हम दिए, इतनी स्पीड दे दिए तो ये ऐसे घूमने लगा। एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लगा, और ये अब क्या करेगा, इस अर्थ को रिवॉल्व करने लगा। ऑब्वियसली ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये पाथ उसने फॉलो कर लिया। यहां से जो स्पीड दी गई ऐसी स्पीड थी जिससे वो क्या किया, इस पाथ को फॉलो करने लगा। ये हिट ना करके बल्कि ऐसा रिवॉल्व करने लगा। एक सर्टेन स्पीड थी, सर्टेन वेलोसिटी थी, जो कुछ हाइट पे जाके हमने इसको क्या किया था, प्रोजेक्ट किया था, और वो स्पीड इसको रिवॉल्व करने के लिए सफिशिएंट हो गई, अर्थ के अराउंड घूमने लगा। इस स्पीड का एक नाम यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी को वी ओ सबस्क्रिप्ट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली किसके साथ लिंक है, सैटेलाइट के साथ लिंक है। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो अर्थ के अराउंड एक सर्टेन ऑर्बिट में, सर्टेन ऑर्बिट कैसा होगा, सर्कुलर हो सकता है या एलिप्टिकल हो सकता है, सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे। उस ऑर्बिट को, उस वेलोसिटी को, उस ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑर्बिट कौन सा हो गया, मानते हैं सर्कुलर ऑर्बिट है। इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है, r प्लस एच हो जाएगा।
और इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करने लगेगा। अगर कोई चीज़ रिवॉल्व करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसके लिए कुछ एक टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया था सर्कुलर मोशन में, जैसे कि एक सेंटीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया था। तो वो यहाँ पर इट विल कम इनटू इफेक्ट। तो हम वहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की या डिटरमिन करने की ट्राई करते हैं। देखो ये सब हम रफ कर देते हैं। हम मानते हैं कि सपोज ये वो रेडियस है, कितना है इसकी वैल्यू r+h। यहाँ पे सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है और उसको स्पीड कितनी दी गई है, v0 स्पीड दी गई है। और अगर यहाँ पर बैठ के हम देखते हैं तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो कितना, वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv²/r। r कितना है, r+h है। और क्योंकि ये एक बॉडी है जिसका कुछ ना कुछ मास है, मान लेते हैं इसका मास m है जो सैटेलाइट है, और ये अर्थ है, तो अर्थ अपने सेंटर के टुवर्ड्स इसको अट्रैक्ट भी करेगा। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा F×G। हमने जैसा कि सर्कुलर मोशन में पढ़ा था वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब क्योंकि ये इस स्पीड के साथ इस पे रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बराबर होगा, या हम कह सकते हैं रिवॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किससे आएगा, हमको ग्रेविटेशन फोर्स से आएगा। दोनों बातें कही जा सकती हैं। एक तो हम सैटेलाइट पे बैठ कर ये एज्यूम करें कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पर हैं और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दें, या हम कहें कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है या प्रोवाइड करता है। ये दोनों से बात बन सकती है। तो हम लोग मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट ए सैटेलाइट, जिसका मास स्मॉल m है एंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी जो इसकी मान ले रहे हैं v0। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड फ्रॉम ए हाइट on a height from our surface so as to object perform circular motion around the earth या elliptical motion around the earth is called orbital velocity। और वो हम उसको v0 या v0 से रिप्रेजेंट किए हैं। हम यहाँ पर प्रिंसिपल पे आते हैं। हमने कहा कि अगर ऐसा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर, इस सैटेलाइट पर कितना लगेगा, देखो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट बाई r², मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, r+h है, तो r+h² इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m इंटू v0²/r+h, mv²/r। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एक टर्म m से m को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई r+h, या v² हटा देते हैं, ये इतना। ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन है। और वही फिर से अप्लाई कर दो, gm=gr² भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा एक चीज और एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि अगर ये अर्थ के बहुत करीब है, 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी है, तो वहां पर याद करो जब हम लोग वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे थे, तो वेरी क्लोज डिस्टेंस के लिए रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में ये छोटी डिस्टेंस को नेग्लेक्ट मानते थे। और वो अगर यहाँ पर अप्लाई करें, हम कहें कि इफ it very close to set very close to the surface, यानी
h इज मच लेस देन कंपेयर टू r, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से लिखा जा सकता है रूट gm बाई आर, और gm की वैल्यू gr स्क्वायर है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू gr स्क्वायर बाई r से r कैंसिल करके रूट gr, ये वैल्यू लिखी जा सकती है। और ये सारी वैल्यू g भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा रूट 9.8 इंटू 6.4 10 इंटू 10⁻6 मीटर, और ये जो कैलकुलेट, और इसको हम कैलकुलेट करें तो पाएंगे कुछ 7290 मीटर पर सेकेंड या 7.29 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई सैटेलाइट को अर्थ के बहुत करीब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो 7.29 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मतलब रूट 2 टाइम ज़्यादा है। तो वो एक अलग डिस्कशन है। ये इसकी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि अगर इस वेलोसिटी से अर्थ के करीब किसी हाइट h पर जाके हम इसको इतनी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दे दें तो वो अर्थ को रिवॉल्व करने लगेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये क्या हो जाएगा, एक सैटेलाइट के जैसा बिहेव करने लगेगा, और इसी बिहाफ पे सैटेलाइट बनते हैं। अब सैटेलाइट में अगर हम लोगों को वेलोसिटी मिल गई है तो इसका टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है तो इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्योंकि चाहे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लें, यहाँ पर भी इसका मास का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई रोल नहीं है मास का। इसका मतलब ये जो सैटेलाइट रहेगा उसका मास से उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ सैटेलाइट। तो एक चीज़ ये भी है। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का सेंस ये है क्योंकि ये रिवॉल्व कर रही है, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेगी वही इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो हम कहेंगे कि टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कुलर ऑर्बिट है यानी 2 पाई r, r कितना r प्लस h है, 2 पाई r का मतलब r प्लस h अपॉन स्पीड, किस स्पीड से चल रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रही है, यानी रूट, एक बार लिख लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई r प्लस h, और vo ऑर्बिटल वेलोसिटी ये gm बाई r, रूट gm बाई r, अच्छा gm बाई r प्लस h। टी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फिर से वही करते कि अगर बहुत करीब है तो एच को छोड़ सकते हैं, एच को अगर नेगलेक्ट मानते हैं, इसको कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, हम कहते हैं कि अगर आर बड़ा है एच से तो यही टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन रूट gm बाई आर, या यहीं से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन gm बाई आर, और आर ऊपर जाके कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
अपॉन GM इंटू R क्यूब। अब यहाँ से देखो क्या है कि 4π² ये कांस्टेंट है, R वेरी करेगा जैसा कि हाइट रहेगी। यहाँ तो हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलें, तो ये बेसिकली T² इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, जो कि केपलर लॉ हम लोगों ने ड्रॉ किया था उस पर है, केपलर लॉ पर ये बेस्ड है। यहाँ से होगा, या T की वैल्यू कितना हो सकती है, GM की वैल्यू GR² रख दें। यहाँ पर देखें R T² इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 4π² GM की जगह पर रख देता हूँ GR² इंटू R क्यूब। R² R से कैंसिल हो जाएगा, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे, इतने का हो जाएगा 2π रूट R/G। यानी टाइम पीरियड इक्वल टू होता भी क्या है 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो उस टर्म पर भी ये पॉसिबल है। और यहाँ से रख भी सकते हो, T इक्वल टू 2 इंटू 3.14, रूट R की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁶, और G की वैल्यू है 9.8। तो यहाँ से टाइम पीरियड इसका एस्टिमेट भी किया जा सकता है, और ये जो वैल्यू आएगी लगभग 5078 सेकेंड के आसपास आएगी। तो यहाँ से सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अब सैटेलाइट है अगर, तो वहां पर एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, किसी सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए, हम लोग इसको नेक्स्ट टर्म पे सीखेंगे। और फिर उसके साथ ही सीखेंगे कितने तरह के सैटेलाइट होते हैं और इनका यूज या एप्लीकेशन क्या है। तब तक सब लोग यहाँ तक ही स्टडी करेंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू।